हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है साइंस के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 तक की। काफी बातें हम लोगों ने पीछे के क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस अबाउट दी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन किस तरीके से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में। जब बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें श्योर मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है इन्वॉल्व होंगे, दैट इज मेल और फीमेल, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो मेल फीमेल का मतलब क्या हो गया कि मेल का गैमेट दैट इज जर्म सेल किसको बोलते हैं? वो सेल जो रिप्रोड्यूस करे, रिप्रोडक्टिव सेल। तो इनका जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो क्या है? स्पर्म। इसी तरह से सेम फीमेल का गैमेट्स या जर्म सेल्स जो रिप्रोड्यूस करे वो है ओवम या एग कह लो। और ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। ठीक, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर कन्वर्ट होता है एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो कन्वर्ट होता है फीटस में, फीटस में, और फीटस कन्वर्ट होता है फिर बेबी में। अब जो ये बेबी होगा, अब ये बेबी यानी कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म आया, अब ये चीज मैं बता के बोर नहीं करूंगा कि इस स्पर्म में जो है अलग जीन होते हैं, इसके अलग जीन होते हैं, जीन। अब ये वाला हमें डिस्कशन करना ही नहीं है, हम एक दूसरे साइड के डिस्कशन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेबी होगा मेल या फीमेल, हम बस इस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, अदर्स को इंक्लूड अभी नहीं कर रहे हैं, हमें बस रिप्रोडक्शन समझना है। तो या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। क्लियर? बट अगर आप फोकस करो कि जब बेबी पैदा हुआ तो ऐसा नहीं है कि दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस न्यू वन, ये कैपेबल नहीं है। तो ऐसा एक सर्टेन पीरियड होता है, शुरुआत की पीरियड को हम लोग बोल देते हैं चाइल्डहुड, जो बेबी ग्रो करता है। और चाइल्डहुड से जब वो एडल्ट बनता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर इसके अंदर कैपेबल हो जाएगा, कैपेबल टू रिप्रोड्यूस ना। उसी बातों को समझना है। जब तक ये बच्चा चाइल्ड है, यूजुअली हम लोग मान लेते हैं 9 इयर्स तक, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है, बट वी कंसीडरिंग एक जनरल एस्पेक्ट के लिए, जब तक ये बच्चा 9 इयर्स, तब तक इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है। अब वो ग्रोथ किस किस चीज में दिखता है? जैसे जो बेबी है उसका बॉडी शेप चेंज होता है, बॉडी शेप का चेंज होना। इसके अलावा जो बेबी है उसका जो बोन्स और मसल्स हैं ये सब ग्रो करना, बोन्स एंड मसल्स, ये सारी चीजें ग्रो करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बेबी शुरुआत में जो भी इसके टेम्पररी चीजें थी उसका परमानेंट में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल टीथ है ना, जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ, जो है परमानेंट टीथ में कन्वर्ट होता है। तो ये तो बड़ा फोकस्ड ग्रोथ होता है। इसके बाद एक नए तरीके का ग्रो स्टार्ट होता है। इसके बाद जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ जो है वो थोड़ा स्लो डाउन पड़ जाता है, ग्रोथ जो है स्लो डाउन पड़ जाता है। किस एस्पेक्ट में? स्पेशली ये वाला बॉडी शेप, जैसे कि हाइट, वेट, ये सारी चीजें बढ़ना, है ना, इन सब चीजों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। तो बाकी का जो, जैसे मान लीजिए 100 क्वांटिटी में है, तो पहले तो 100 जो है इसमें इन्वॉल्व था। अब 100 में से ग्रोथ में मुश्किल से 50-60 इन्वॉल्व होते हैं, 40 कहां जा रहा है? तो 40 जो है फोकस होता है
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रो होना। ठीक है, अब ऐसे को एडल्ट वाला जो पीरियड है इसको कई लोग अलग अलग टर्म में जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कभी सुना होगा एडोलसेंस, एडोलसेंस ये टर्म सुना होगा, है ना। एड मतलब रिप्रेजेंट करता है ग्रो को, ठीक है। सो एडोलसेंस आपने सुना होगा, आपने टीनेज सुना होगा, आपने प्यूबर्टी भी सुना होगा। तो हमारा फोकस ऑफ डिस्कशन कहां जाएगा उसको हम लोग समझते हैं। तो जब बात करते हैं एडोलसेंस, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसी का चाइल्ड से, चाइल्ड का मतलब एक तरीके से जो इमेच्योर हो, चाइल्ड से एडल्ट बनना, लेकिन ये किस एस्पेक्ट में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कंसीडर कर रहे हो। तो चाइल्ड जो है एक मेच्योर एडल्ट बना सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से बड़ा ही जनरल एस्पेक्ट है किसी बच्चे को। जब हम लोग बोलते हैं कि ये एडोलसेंस है या ये एडल्ट है, तो हम लोग इन बातों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं टीनेज, तो ये तो सोशल हो गया। जब हम बात करते हैं टीनेज, तो ये बस एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को शो करता है। मतलब 13 के पहले 12 रहता है, इसमें 3 आने लगता है, 13 से लेकर 19 ईयर तक। ये वाला एज कुछ भी हो सकता है। आप चाइल्ड को 10 ईयर कर लो, 10 ईयर से एडल्ट यानी कि सोशल, मेंटल, इकोनॉमिक और जो भी है ना, पॉलिटिकल, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कब आप मेच्योर मान रहे हो सकता है ये 20 में हो जाए, हो सकता है 21, 22, 25, कुछ भी हो सकता है। तो एडोलसेंस जो है आप एक सर्टेन लेवल तक ही, हाँ जनरली लोग जो है 20 से ज्यादा ऊपर नहीं जाते, 20 से ऊपर फिर जो भी। खैर, टीनेज का मतलब ये हो गया कि हम लोग बस एक न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे हैं कि वो 13 एज से लेकर 19 एज के बीच में है, तो हमारा ये कंसीडर किया जाता है वो टीनेज। नाउ व्हाट अबाउट प्यूबर्टी? प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि ये एक बायोलॉजिकल ग्रोथ फोकस होता है। बायोलॉजिकल ग्रोथ, बायोलॉजिकल ग्रोथ का मतलब कि किसी भी बेबी में उस तरह का बदलाव जहां पर दे कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, कि जब वो कैपेबल हो रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये भी मान लीजिए 10 इयर्स की एज से स्टार्ट होता है, और ये जा सकता है, जनरली कंसीडर किया जाता है 14 इयर्स की एज तक, 14 इयर्स से एज तक, 14, 15, 16, तो जो भी है जनरली यही है आपका 14 से 10 से 14 इयर्स की एज, ठीक। किसी का स्लो हो सकता है 15 में हो जाए, 16 में हो जाए, बट एक जो जनरल एस्पेक्ट में। तो हमारा जो डिस्कशन है, क्योंकि ये प्यूबर्टी तो एक तरह से देखा जाए तो एडोलसेंस का वो पीरियड जहां पे बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रहा है बेबी का या फिर किसी इंडिविजुअल का, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी पीरियड। और टीनेज आपका न्यूमेरिकल। वैसे आप इसके रूट मीनिंग पे जाओगे तो प्यूबर का मतलब होता है एडल्ट या मेच्योर कह लो, मेच्योर। लेकिन इनको किस एस्पेक्ट में कंसीडर करना है? रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तक क्लियर है? नाउ जो ये प्यूबर्टी आता है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तरह का बदलाव लेके आएगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ग्रोथ है। तो ये होता कैसे है, क्या हो रहा है, किस तरह से बदलाव होता है, उसको हमें समझना है। इसको मैं 1 मिनट बिता दूं जरा। सो प्यूबर्टी, नाउ प्यूबर्टी की बात करें, अगर इसके रूट मीनिंग पे जाएं तो प्यूबर का मतलब होता है एडल्ट या फिर कह सकते हो मेच्योर होना, ठीक है। बट ये एक तरीके से टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है जिस दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, बायोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर, बायोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर कुछ इस तरह से होता है, which makes human capable to reproduce। अब ये करता क्या है?
रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है, कैपेबल बनाता है। तो उसी टाइम पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी पीरियड। नाउ सी, हमें एक फंडा बेसिक बात पता है, फंडामेंटल बात, दैट इज मेल एंड फीमेल। अब इनके रिप्रोडक्शन यानी कि इनके सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट के कारण जो रिप्रोड्यूस हो रहा है उसमें सिर्फ अगर कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो है स्पर्म, है ना, और इधर से ओवम। ध्यान से यहां से समझना आप, स्पर्म जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, ओवम पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी देखा जाए तो स्पर्म को प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिस, और इसको प्रोड्यूस कौन करता है, ओवरी। ये हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। So apart from producing sperm and ovary, they also produce, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे also प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। ठीक है, किसको प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स को। जैसे कि टेस्टिस जो है कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। वही ओवरी जो है ओएस्ट्रोजीन, एक हार्मोन है जिसको हम लोग सेक्सुअल हार्मोन भी कह लो आप, सेक्सुअल हार्मोन, इसको प्रोड्यूस करता है। अब ध्यान से समझना, एक जो बेसिक कंसेप्ट है, हार्मोन्स जितने भी रिलीज होते हैं दे ऑलवेज रिलीज इन ब्लड के अंदर रिलीज कर रहे हैं। सी, मैंने ये एक एब्सोल्यूट टर्म यूज किया, ऑलवेज, फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, क्योंकि जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा कि नहीं एग्जैक्टली ये राइट नहीं होता है, एब्सोल्यूट चीजें, कुछ भी चीजें ऐसा नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग, ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ये मान के चलो कि जितने भी हार्मोन्स है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड में ही रिलीज होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात हमें पता है, ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, ये बेसिक बात है। ये जो हार्मोन्स ब्लड में आ रहा है और ये ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो होगा क्या, दैट इसके कारण इट ब्रिंग सम चेंजेस, इसके कारण चेंजेस टेक प्लेस इन बॉडी। तो कई सारे ऐसे बदलाव देखने को मिलता है जो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, या इट हेल्प टू मेक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या मेक रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, मेक करने के बजाय ये डेवलप करता है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा भी कई सारे चेंजेस को देखने को मिलते हैं, और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि और हार्मोन्स के कारण, ये जो हार्मोन्स हैं इनकी अब ये किस तरीके से चेंज देखने को मिलता है, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ थिक हेयर और थिन हेयर देखने को मिलता है, थिक एंड थिन हेयर, जैसे थिक हेयर मुस्टाच वगैरह हो गया, है ना, बॉयज में बियर्ड, मोस्टैच, आर्मपिट्स, है ना, यहां पे हेयर देखने को मिलता है। जेनिटल रीजन में, गर्ल्स के भी जेनिटल रीजन में, आर्मपिट्स में। सो ये हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। कौन से, गर्ल्स में ओएस्ट्रोजीन के कारण एंड बॉयज में टेस्टोस्टेरोन के कारण। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉयज का जैसे वॉइस डीप हो जाता है, उनका जो लैरिंक्स है वो बढ़ जाता है ना। इसके अलावा जो
रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टेस्टिस जो है एनलार्ज हो जाना, बड़ा हो जाता है टेस्टिस, है ना, जो स्पर्म और ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। पेनिस ये एनलार्ज हो जाता है, ये बड़ा होने लगता है ना। इन सबको अभी डिस्कस करेंगे। गर्ल्स में इनके ओवरीज एनलार्ज हो जाते हैं, ओवरीज एनलार्ज हो जाते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका एक टाइम पीरियड होता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर एक जो है फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर वो बाहर निकल जाता है। तो इवन जब गर्ल्स का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, उसको बोला जाता है मेनार्की। नाउ मेन का मतलब मंथ, मेन का मतलब मंथ, आर्की का मतलब हो गया बिगिन, तो मंथ बिगिन हो जाना। तो ये मेजर चेंज देखने को मिलता है गर्ल्स में, और ये जो है बॉयज में। इसके अलावा एक मेजर चेंज ये भी देखने को मिलता है, उनका ब्रेस्ट का इनलार्ज हो जाना, ब्रेस्ट जो है इनलार्ज हो जाता है ना, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो निपल्स वगैरह वो डार्क हो जाते हैं, निपल्स डार्क एंड ये भी बड़ा हो जाता है, निपल्स डार्क एंड इनलार्ज, है ना, ये भी बड़े होने लगते हैं। तो ये मेजर जो है चेंजेस देखने को मिलता है, और ये चेंज हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। ठीक, तो एक इसको मिटाते हैं और एक जनरल एस्पेक्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो ये सारे बदलाव होते हैं जो मेन हार्मोन्स के कारण, और भी सारे बदलाव देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक सीबेसियस ग्लैंड होता है, ग्लैंड जिसे आप रूट मीनिंग, जैसे सीबम का मतलब होता है ऑयल, तो ये ऑयल को एक्सक्रीट करता है, ऑयल, और इसी के कारण चेहरे पे पिंपल्स और एक्ने देखने को मिलता है। खैर ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं, बट हम जो है स्टिक रहेंगे सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड। नाउ अब अगर जब मेल और फीमेल की बात करते हैं, मेल और फीमेल, इनका जो स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है, तो जो भी बेबी वो भी प्रोड्यूस होता है उसको तो छोड़ो, लेकिन जब बात करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन एक जनरल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। फर्टिलाइजेशन बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सटर्नल यानी कि बेबी जो है आउटसाइड ही प्रोड्यूस होता है, दूसरा होता है इंटरनल है ना, इंटरनल। सो जो ह्यूमन आता है वो इंटरनल में आता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। इसमें क्या हुआ, इसमें एक्सटर्नली ये दोनों मर्ज हुए, स्पर्म और ओवम। इसमें जो है ह्यूमन में इंटरनली बेबी प्रोड्यूस होता है। तो बेबी को क्या चाहिए, बेबी को एक तो डेवलप होने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, और जब ये बेबी प्रोड्यूस हो जाए, मींस बिफोर प्रोड्यूस और आफ्टर प्रोड्यूस प्रोटेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन भी चाहिए, है ना। सी ह्यूमन को जो है, जब हम बात करते हैं ह्यूमन को मैमल कहा जाता है ना। मैमल अगर शब्द देखोगे तो मम्मा शब्द से बना हुआ है, मम्मा ये शब्द रिप्रेजेंट करता है ब्रेस्ट को। तो जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बेबी प्रोड्यूस करना है, तो इसको इंटरनली प्रोड्यूस करने का मतलब इंटरनली फर्टिलाइज करेगा, है ना, इंटरनली फर्टिलाइज करेगा। इंटरनली फर्टिलाइजेशन का मतलब ही हो गया कि जैसे वुमेन में
वुमेन में जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं आपका यूट्रस। तो यहां पे एक्स पहले से ही अवेलेबल है, एक्स पहले से ही अवेलेबल है। अब इसको चाहिए स्पर्म, क्या चाहिए? स्पर्म चाहिए। तो स्पर्म जो है इसमें स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करता है, स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ट्रांसफर इन वुमेन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कैसे होता है? थ्रू पेनिस, जो पेनिस होता है ना। मेल का जो पेनिस होता है उसका काम क्या होता है? इसका काम जो है यूरिनेट करना, भी यूरिन आउट करना, आउट यूरिन। इसके अलावा ये स्पर्म को भी इरेक्ट करता है। तो ये जो है इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये यहां पर एंटर करके यहां पे जो है क्या करता है? स्पर्म को रिलीज करता है। क्लियर यहां पे? फिर फीमेल क्या करेगा? फीमेल जो है उस बच्चे को, उस बेबी को डेवलप करेगा, उसके अंदर डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद जब बाहर आएगा तो जो ब्रेस्ट के थ्रू उसे मिल्क प्रोवाइड करेंगे। इस मिल्क को ही प्रोड्यूस करने के लिए इनका निप्पल्स वगैरह भी एनलार्ज होता है, या इसको बोल लो आप एरियोला टेक्निकल टर्म में, ये भी एनलार्ज होता है ताकि मिल्क प्रोड्यूस कर सके, है ना, इरेक्ट कर सके। तो ये सारी चीजें मेन एक्टिविटी होता है। क्लियर? तो समझ में आया कि ह्यूमन जो है फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन एक तरीके का मैमल है। मैमल क्यों? क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करता है और अपने बेबी को इंटरनली फर्टिलाइजेशन करता है, प्रोटेक्शन देता है, ये सारी चीजें। अब हम लोग सेपरेटली ऑर्गन्स के बारे में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो हमें डिस्कस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव मेल में से अगर कहीं से कुछ कहानी स्टार्ट होता है तो वो होता है स्पर्म से, और स्पर्म को प्रोड्यूस कौन करता है? टेस्टिस। टेस्टिस एक तरह से क्या है, क्योंकि टेस्टिस ना सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये एक हार्मोन को भी रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी रिलीज करता है। तो टेस्टिस को मैं कह सकता हूं एक तरह से तो ये ऑर्गन है जहां पे ये रिप्रोडक्टिव वाले वर्क को देख रहा है सेपरेटली। दूसरा, एट द सेम टाइम ये ग्लैंड भी है क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज कर रहा है। तो इसी फिगर को हम लोग एक बनाते हैं। तो ये हमारा, मान लीजिए ये टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है क्या करेगा? हमें स्पर्म से मतलब है, ठीक। तो टेस्टिस जो है स्पर्म रिलीज करेगा। अब स्पर्म रिलीज करेगा तो वो कहीं से पास भी तो होगा, और खैर टेस्टिस भी किसी उसमें कवर्ड है जिसको बोलते हैं, टेस्टिस जो कवर्ड है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। नाउ स्क्रोटम, इसका रूट मीनिंग पे आप जाओगे तो स्क्रोटम का मतलब ही होता है बैग। तो एक तरह से बैग है जो कर क्या रहा है? विच कवर एंड प्रोटेक्ट टेस्टिस। यूजुअली ये आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है। कहां होता है? बॉडी के आउटसाइड से, आउटसाइड ऑफ बॉडी, जिसके कारण एक प्रॉपर एयर पास होने के कारण जो है, प्रॉपर एयर पास होने के कारण इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर जो है लेस देन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ऑफ बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगर बॉडी का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर जो है मान लीजिए 37 है, तो ये जो है टेस्टिस का या फिर स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होगा वो 34-35, मतलब नीचे ही रहेगा।
ठीक है, तो अब रिलीज हुआ स्पर्म, स्पर्म रिलीज हुआ तो उसके पास होने के लिए एक वेसल है, वेसल जिसको बोला जाता है, वेसल का मतलब एक ट्यूब, बड़ी ही पतली सी एक ट्यूब, जिसको बोला जाता है वेस डिफर्स। क्या बोला जाता है? वेस डिफर्स। नाउ वेस का मतलब वेसल, डिफर्स का मतलब कैरी करना। तो एक ऐसा वेसल है जो कुछ कैरी करता है। ये कैरी क्या करता है? क्या कैरी करता है? ये स्पर्म कैरी करता है। ठीक है, ये स्पर्म कैरी करता है। नाउ एक बात आप अच्छे से समझो, जब हम बात करते हैं स्पर्म का, तो सिर्फ एक सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक सिंगल सेल के बारे में। ठीक है, और इसके पास एनर्जी कहां से आएगा मूव करने के लिए? एक बार अगर ये निकला तो फिर इसको एनर्जी भी तो चाहिए, एनर्जी भी तो चाहिए। तो इसको एनर्जी मिलता है पास में ही जुड़े हुए कुछ ग्लैंड से, कुछ ग्लैंड अटैच रहते हैं, ग्लैंड्स बने रहते हैं। इन ग्लैंड्स को बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट का मतलब ये स्टैंडिंग, मतलब स्टैंड, खड़े रहना। तो बेसिकली ये करता क्या है? ये ग्लैंड रिलीज करता है क्या नाम है उसका, सेमिनल फ्लूइड को। और सेमिनल फ्लूइड को समझते हैं ये क्या होता है? फ्लूइड का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है, सेमिनल का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सेमिनल एक तरीके का, सेमिनल फ्लूइड की जब बात करते हैं, लिक्विड तो है, इतना तो समझ में आ रहा है। सेमिनल जो है सीमेन होता है, एक तरह का लिक्विड होता है जो न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, जो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स स्पेशली फ्रक्टोज। और ये जो है किसके साथ मिल जाता है? मिक्स विथ, इसको सीमन मत कहो, इसको आप सिर्फ लिक्विड ही कहो, एक तरीके का लिक्विड है ये, मिक्स विथ स्पर्म। तो स्पर्म के तो कई सारे सेल होते हैं, तो जब कई सारे सेल एक लिक्विड के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। याद रखना, सीमेन हम कब बोल रहे हैं? सीमेन तब बोल रहे हैं जब ये लिक्विड सेमिनल फ्लूइड के साथ मिक्स हो रहा है। अभी इस लिक्विड के पास क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ये न्यूट्रिएंट्स किसको प्रोवाइड करेगा? स्पर्म को। सी स्पर्म का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, समथिंग लाइक दिस, एक होता है उसमें हेड और एक होता है टेल। हेड में डीएनए होता है और जो टेल होता है इसका, इसको मोशन देने का काम करता है, गिव मोशन। ये हेड है आपका। लेकिन इन सब के लिए इसको एनर्जी कहां से मिलता है? फूड कहां से मिल रहा है? इस लिक्विड के थ्रू, सेमिनल फ्लूइड। अब ये सेमिनल फ्लूइड निकल कहां से रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, और फिर ये फाइनली कनेक्ट होता है यूरेथ्रा से। क्या बोलते हैं उसको? यूरेथ्रा से कनेक्ट रहता है, यूरेथ्रा, जिसके थ्रू दो काम होता है। यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा से दो काम होता है। यूरेथ्रा जो है यूरिन को भी आउट करता है और सीमेन को भी इरेक्ट करता है। क्लियर है? यूरेथ्रा। ठीक, अब यूरेथ्रा क्या रहता है? यूरेथ्रा कवर्ड रहता है एक आउटर स्ट्रक्चर से, एक आउटर स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है ना। और इसी में इधर पीछे कवर्ड रहता है आपका क्या बोलते हैं, जो ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर, तो उसका नाम क्या था? यूरेटरी ब्लैडर, कुछ ऐसा देख लेना ये। ठीक, जिसमें क्या होता है? यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक, ये भी इससे कनेक्ट रहता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, मींस यहां से तो मान लो यूरिन ट्रांसफर होके आ रहा है, यूरिन ट्रांसफर, तो इसको बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं, जिसके थ्रू आ रहा है। अब यहां से जो है दोनों ही एक ही रास्ते के थ्रू पास हो रहे हैं। ठीक है, एक ही रास्ते के थ्रू पास हो रहे हैं।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो मसल होता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा स्पिंस्टर, जो किसको कंट्रोल कर रहा है, इस यूरिन को बाहर जाने से कंट्रोल कर रहा है। और जो सीमेन को निकलने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि मैनेज करने के लिए जो डक्ट होता है उसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये क्या करता है, स्पर्म को, सीमेन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल क्या करता है, मतलब उसको पास होने का मौका देता है। जब वो पास होगा तो ये वाला यूरेथ्रा स्पिंस्टर क्लोज रहेगा, जब ये पास होगा तो वो क्लोज रहेगा। फिर आ जाओ आप पेनिस पे। ये होता है आपका पेनिस। पेनिस का दो काम है। एक तो मान लो यहां से जो भी रिलीज हो रहा है वो तो हो ही रहा है। जो मेजर काम है वो है ट्रांसफर करना सीमेन को कहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो ये मेजर रोल है। आपने नाम पढ़ लिया, स्कॉर्टम, जो ज्यादा जरूरी है समझना, बैग टाइप का है। इसके अलावा जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसको क्या करता है, लिक्विड ऐड करने में जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, है ना। ग्लैंड का मतलब सेक्स टाइप के ही रहेंगे, ठीक। इसके अलावा ये टेस्टिस, और जो इसमें टेस्टोस्टेरोन होते हैं ये हार्मोन्स को भी मैनेज, मतलब कि सॉरी, टेस्टोस्टेरोन तो बाय डिफॉल्ट ये हार्मोन्स है, ये स्पर्म को भी मैनेज करते हैं। कब रिलीज ज्यादा करना है, कब कम करना है, ये सारी चीजें मैनेज होता है टेस्टोस्टेरोन को, ठीक। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसको मिटाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज ओवम। ओवम ही पार्टिसिपेट करता है न्यू बेबी फॉर्म करने में। ओवम प्रोड्यूस किससे होता है, यानी एग प्रोड्यूस किससे होता है, ओवरी से। ओवरी ना सिर्फ एग प्रोड्यूस करता है और हार्मोन्स भी करता है, एस्ट्रोजन, और भी चीजों को प्रोड्यूस करता है, और भी हार्मोन्स होते हैं, बट उसको हम लोग नहीं डिस्कस करें, हमारा फोकस सिर्फ इसमें। तो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स है जो कि हार्मोन्स। तो एक तो हम लोग बना लेते हैं ओवरीज, ठीक है, 2 ओवरीज हो गए। अब ये पास कैसे होगा, ये पास होगा, इसका एक डक्ट होता है जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है। ये पास हो रहा है, इसको बोल रहे हैं ओवी डक्ट। अगेन ओवी का मतलब ओवा, ओवा का मतलब एग। सो ओवा बेसिकली होता क्या है कि ओवरी में एग्स तो होते ही हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे करके मेच्योर होते रहते हैं। जो इमेच्योर एग होते हैं, इमेच्योर एग, उसको बोलते हैं ओवा। और यही हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला कहानी होता है, एवरी मंथ जो है, एवरी मंथ वन एग मेच्योर होता है, वन एग मेच्योर, और ये आएगा कहां से, यहां से, ये पास थ्रू ओविडक्ट। ना ओवी का मतलब क्या हो गया, एक डक्ट का मतलब हो गया ट्यूब। डक्ट का मतलब क्या हो गया, ट्यूब। इसको एक और चीज बोलते हैं, एक और नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, इटली के, इटालियन फिजिसिस्ट थे, दैट इज गैब्रियल। अब ये नाम देख लेना, ऐसा जरूरी नहीं कि यही हो, ठीक है, गैब्रियल फैलोपी,
ऐसे करके कुछ नाम था, इन्होंने इसके बारे में बताया था, तो इनको ऑनर करने के लिए इसका नाम फैलोपियन ट्यूब। अब ये निकलने के बाद आता है यूट्रस में। तो ये कुछ यूट्रस का ऐसा शेप है। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली अच्छा शेप बनाओ, ठीक है, आप बुक में देख के बना सकते हो, हमें बस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, ठीक है। तो ये जो है यूट्रस है। सो यूट्रस वो जगह पे है जहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बेबी यहां पे ग्रो करता है, ठीक है। तो ये तो आपका यूट्रस हो गया। यूट्रस यूजुअली आप कह सकते हो इलास्टिक होता है, इलास्टिक बैग टाइप में, जो इम्प्लांट करता है या प्लेस्ड करता है, रखता है किसको, जाइगोट को। जाइगोट भी मत को, एम्ब्रायो को या बेबी को प्रोटेक्शन इतना सही है, ठीक है। यूट्रस का रोल समझ में आया। जो एग है, एग बनने के बाद ये यहीं पे आएगा, क्लियर। ये पॉइंट इसको बोला जाता है सर्विक्स। इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से नेक, मतलब ये यूट्रस का एक तरह से नेक ऑफ यूट्रस का एक तरह से नेक है, और ये हेल्प करता है कनेक्ट करने में। इट हेल्प टू कनेक्ट यूट्रस विथ वेजाइना के साथ ये कनेक्ट करता है। वेजाइना इसके बाहर होता है, ये आपका हो गया वेजाइना। अब वेजाइना का क्या रोल है, वेजाइना एक तरीके से पैसेज है, किस चीज के लिए, पैसेज है जिसके थ्रू मान लीजिए बेबी प्रोड्यूस हुआ, तो बेबी प्रोड्यूस करने के लिए पैसेज कह लो। अब ये इलास्टिक होता है तो थोड़ा एनलार्ज भी हो सकता है, बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, अगर मान लीजिए कोई एक फर्टिलाइज जब नहीं होता है तो हर मंथ जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में देखने को मिलता है, तो उसके पास के लिए। और ये इसके लिए भी पैसेज है, पैसेज फॉर स्पर्म, या ऐसे कह लो पैसेज फॉर सीमेन ट्रांसफर इन यूट्रस में सीमेन ट्रांसफर करने के लिए, स्पेशली कॉपुलर क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म बोलते हैं, जैसे ड्यूरिंग दी कोप्यूलेटरी, दैट इज कोप्यूलेटरी का मतलब होता है एक टर्म के हिसाब से मतलब ज्वाइन करना, मीन्स मेटिंग के दौरान, सेक्सुअल मेटिंग के टाइम पर, है ना, जब पीनस जो है इसके थ्रू एंटर करता है पीनस, तो उस टाइम पर जब इजैकुलेशन होता है सीमेन का, तो वो जो है सीमेन यहाँ पे आके जो भी फर्टिलाइज करने का काम है वो करता है, ठीक है। तो ये कब होगा, मीटिंग के टाइम पे ही। तो इस एक्टिविटी को बोला जाता है कॉपुलेटरी का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो यूनाइट होना, लिंक करना, ज्वाइन करना, इस तरीके में। तो ये मेजर एक्टिविटी बहुत ज्यादा, इसमें तो कुछ वैसा अलग से इंफॉर्मेशन है नहीं। हाँ, इसमें जैसे हम लोगों ने बात कर ही रखा है कि जो यूरिन वगैरह ट्रांसफर करने के लिए इनका सेपरेट अपना यूरेथ्रा होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे बॉयज में कॉमन होता है, ऐसा कॉमन नहीं होता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब एक हम लोग उस बेबी प्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे क्या ग्रो करता है, क्या क्या एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी नहीं मतलब जो टेक्निकल बात है इसको मिटाते हैं। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक तरह से हम लोग जो है
इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट हम लोग बना रहे हैं वुमेन का रिप्रोडक्टिव यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अगेन सिर्फ कंसेप्ट को समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। आप बेहतर बुक से देख के बना सकते हो, ठीक है। नाउ हमारा जो मेन फोकस है वो यहां पे है, कहां पे? यूट्रस पे। यूट्रस का मीनिंग अगर आप देखोगे तो ये इसका रूट मीनिंग रिप्रेजेंट करता है वोम को। क्लियर? सो हमें पता है यहां से एग आता है, मान लीजिए ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, यहां से एग आ रहा है, इसके थ्रू जो है क्या आएगा? स्पर्म। तो स्पर्म क्या करता है? सीमन क्या करता है? सीमन का जो स्पर्म होता है ये यहां पे जाके इनसे, मतलब कोई फास्ट मूव किया, यहां पे जाके इनके साथ मेट किया, इनके साथ ज्वाइन हो गया। तो सीमन यानी स्पर्म प्लस हम लोग जो है बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, उसके अलावा नहीं। स्पर्म प्लस मतलब टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पर्म प्लस जो एग है ओवम, ये दोनों मेट करके जाइगोट बनाते हैं, ठीक। जाइगोट बनाए ना, जाइगोट के अंदर क्या होगा? इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो ये एक सेल है, अभी ये वन सेल है, ठीक। अब इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होने के कारण जो है, अब ये इसमें ये भी चल रहा है कि ये फिर आगे बढ़ रहा है इधर की तरफ, अभी यूट्रस में आया नहीं है। सेल डिवीजन के कारण जाइगोट बन जाता है एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया, एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें कई सारे सेल हैं। एम्ब्रायो कैसा है? बॉल टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें कई सारे सेल्स हैं। तब तक ये क्या होता है? ये यहां पे प्लेस हो जाता है यूट्रस में। यूट्रस के अंदर जो है कई सारे लाइनिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लाइनिंग्स। इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब ध्यान से समझना, एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, इनसाइड। मेट्रियम का मतलब हो गया यूट्रस, यूट्रस कह लो या वोम, ठीक है। इनसाइड यूट्रस लाइनिंग जो होता है, इस लाइनिंग के खास बात क्या है? इसको बोल लो आप इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग। ये एवरी मंथ इट, यानी ये लाइन जो इट एडजस्ट इटसेल्फ, खुद को एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने में क्या होता है? ये थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, लार्ज होने लगता है, और लार्ज होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे ब्लड आने लगते हैं, ब्लड कंटेंट। पर्पस क्या रहता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, इसका पर्पस क्या है? न्यूट्रिएंट टू फिटस, इसका पर्पस ये है, ठीक है। तो कई सारे ब्लड आने लगते हैं। जब एम्ब्रायो में ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं फिटस। क्या बोलते हैं? फिटस। मींस एक तरह से बेबी बन चुका है, ठीक है, बेबी बन चुका है। अब बेबी जो है, मान लीजिए ये एक बेबी है, ठीक, ये यहां पे ही है। हर महीने जो है यूट्रस की जो इनसाइड की इनर लाइनिंग है वो खुद को एडजस्ट करके क्या कर रहा है? एनलार्ज करता जा रहा है। तो बेबी के जहां पे बेबी है उसी के नीचे एक डिस्क जैसा शेप रहता है, उसी के जस्ट पीछे एक डिस्क जैसा शेप रहता है, एक डिस्क जैसा शेप, इसको बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या बोलते हैं? प्लासेंटा।
प्लेसेंटा प्लेस होना, रखना, ठीक है। ये जो अब देखो इस साइड में तो मदर है, ये तो मदर से साइड हो गया, और ये हो गया बेबी, है ना। तो मदर के साइड में इसमें जो है थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा स्पेस बन जाता है जिसके अंदर ब्लड कलेक्ट रहता है। क्या रहता है? ब्लड कलेक्ट रहता है, और इसी से कनेक्ट रहता है एक ट्यूब लाइक वेसल बेबी से, जिसको बोलते हैं उम्बिलिकल। अब ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ठीक है। अम्बिलिकल, उम्बिलिकल, वॉट एवर यू वॉन्ट, उम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये वेसल करता क्या है कि जितने भी देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ब्लड में ही होते हैं। ब्लड से ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ये सारा चीज जो है इसमें ट्रांसफर होके बेबी में जाता है। और अगर उम्बिलिकल कॉर्ड को आप देखोगे, ये ट्यूब हो गया, ट्यूब। इसमें तीन तरीके के वेसल्स होते हैं, तीन तरीके के वेसल्स होते हैं। एक से मान लीजिए ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है बच्चों को, एक से मान लीजिए फूड, एक से मान लीजिए वेस्टेज आउट आ रहा है, ठीक है। अब सबको मिक्स नहीं कर सकते ना, तो सेपरेट इसमें वेसल्स होते हैं उम्बिलिकल कॉर्ड में, जिसमें फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स पास होना, ऑक्सीजन पास होना, वेस्ट जैसे यूरिया वगैरह पास होना, ये बेबी के अंदर ट्रांसफर होता है। दूसरी साइड में क्या है? मां का ब्लड, ठीक। अब ये हर महीने यूट्रस अपने आप को एडजस्ट करता है, और आफ्टर गेस्टेशन पीरियड यानी कि जिस दौरान बच्चा ग्रो कर जाता है, गेस्टेशन पीरियड यूजुअली माना जाता है 9 मंथ डेज, अपना देख लेना 9 मंथ। इसके बाद जो है बेबी यहां से अपना निकल जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? यहां पे समझ में आया सारा प्रोसेस कि कैसे जो है पेनिस से स्पर्म जो है यहां जाएगा, स्पर्म जो है यहां पे जाके जाइगोट बजाएगा, फर्टिलाइज करेगा। जाइगोट बनता कैसे है? इसका मर्ज होना यानी कि फर्टिलाइजेशन। आई थिंक आपको छोटे छोटे जो टर्म्स है उनकी मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब अगर ऐसा क्या हो, मान लो स्पर्म ना पहुंचे, एक तो आएगा ही, एक आएगा और यहाँ पे बैठेगा, और ये ब्लड जो है यानी कि ये जो इनर लाइनिंग है ये ग्रो करेगा। जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस टाइम पर यही ब्लड 1 महीने बाद जो है, जब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये टूट के निकलने लगता है। ये जो इनर लाइनिंग है दे स्टार्ट टू शेड आफ्टर, इफ मैं ऐसे लिख रहा हूं, एंडोमेट्रियम, इफ एग नॉट फर्टिलाइज, इसके बावजूद भी क्या करेगा? ये तो यूट्रस को नहीं पता, यूट्रस तो इसको जगह देगा, उसका जो काम है करेगा, उसके लाइनिंग जो थिक होंगे। तो अगर एग नॉट फर्टिलाइज हुआ तो ये जो एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम, ये स्टार्ट टू शेड मतलब टूट के निकलने लगता है। और यही जो निकलता है तो ये ब्लड और क्लॉट जैसा कुछ रहता है, ब्लड प्लस क्लॉट यही इनर लाइनिंग है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड कह लो या जो भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही पास होता है, ठीक है। अब जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मैंने कई बार बोला है, आप बुक को लेके अच्छे से पढ़ा करो, चीजों को नोट डाउन किया करो, और ये कोशिश किया करो ये फिगर आउट करने के लिए कि टीचर ने कहां पे गलत बताया। इफ यू फाउंड एनी मिस्टेक यू जस्ट हैव टू राइट इन कमेंट में मेंशन करो, ताकि अगर और कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसका गलत ना हो, ठीक है। यू हैव टू बी अटेंटिव, इतना अटेंटिव आपको होना पड़ेगा, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया ये बात। आगे के टॉपिक, एक छोटा सा भी टॉपिक और है, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल इस चैप्टर को ओवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।